Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने JBT के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून 2022 में जो HP टेट का पेपर रहा था, उसमें जो JBT का पेपर रहा था, आज हम उसके साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से क्या इसके राइट आंसर्स रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HPTGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो आपके लिए सेकेंड ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये बैच परचेज नहीं किया है और वो बैच परचेज करना चाहते हैं, तो आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट हुआ है, ये आपका 5th ऑनलाइन बैच 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच परचेज करना चाहते हैं वो प्ले स्टोर पे जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। और आपकी कोई क्वायरीज है तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जून 2022 में जो आपका HP टेट का पेपर रहा था उसके JBT के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आज JBT के पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो जो आपका समाजीकरण होता है उसकी प्राइमरी एजेंसी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन है कंप्यूटर, पॉलिटिकल पार्टीज, हेरिडिटी और फैमिली। यानी आप देख सकते हैं कंप्यूटर है आपकी प्राथमिक एजेंसी, राजनीतिक दल, आनुवांशिकता या आपका परिवार। सो द आंसर इज फैमिली, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सोशलाइजेशन में जो आपकी प्राइमरी एजेंसी है वो है आपकी फैमिली। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, A child of 16 years scores 75 in IQ. His mental age will be dash years. तो यानी आपको दिया गया है कि एक 16 साल का बच्चा है जिसमें उसका IQ क्या है, 75 अंक प्राप्त करता है। तो अगर हम उसका टेस्ट करें तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? ठीक है, ईयर्स में बतानी है, 15, 13, 12 और 14। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 12 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, मेंटल एज क्या हो जाएगी, 12 ईयर्स हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ट्रेट्स ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या ट्रेट्स रहती हैं? यूज मोर कॉमन सेंस, वो ज्यादा अधिक सामान्य ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मैटर्स, विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं। हैव टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अमूर्त सोच होती है, उसमें उनकी क्या रहती है, टेंडेंसी रहती है। ऑल ऑफ द अबव, या ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये सभी हैं। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सब जो है वो क्या है, एक गिफ्टेड स्टूडेंट से रहता है उसके ट्रेट्स रहते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, पियाजे's which stage is related to abstract and logical thinking। पियाजे ने अपनी 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, उसमें से एब्स्ट्रैक्ट एंड जो लॉजिकल थिंकिंग रहती है वो कौन सी स्टेज पे रहती है, यानी बच्चे में कौन सी आपकी अमूर्त एवं तार्किक सोच जो रहती है वो कौन सी आपकी अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपको राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो रहती है उसमें बच्चे में क्या आ जाता है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है, यानी वो एब्स्ट्रैक्टली और लॉजिकली चीजों को समझना शुरू कर जाते हैं, उसमें वो रीजनिंग पावर डेवलप हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन कम्स इन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जो आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रहता है उनमें से कौन सा उसका एक मूल्यांकन है जो आप जिसको कहते हैं CCE, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CTET एंड HP टेट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका इसमें से एक क्वेश्चन रहता है जब भी आपका पेपर रहता है तो इवैल्यूएशन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो CCE जो है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, उसमें से ये जो इवैल्यूएशन किस में रहती है, ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट रहती है CCE में, ओनली समेटिव असेसमेंट, नीदर फॉर्मेटिव और नॉर समेटिव,
बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है, तो कौन सी रहती है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से दोनों, रचनात्मक मूल्यांकन भी रहता है और योगात्मक मूल्यांकन, दोनों इसमें रहते हैं, किसमें, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 6th क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर्ड इवैल्यूएशन वाज एडवोकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर, तो ये आपका जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाती है, जिसको आप कहते हैं बाल आधारित केंद्रित शिक्षा, तो इसकी वकालत इसको किसने दिया है, किसने एडवोकेट किया है, एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, बीएफ स्किनर, जॉन डीवी, ये आपके ऑप्शंस हैं, एंड द राइट आंसर इज जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी ने कौन सा कंसेप्ट दिया है आपका, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसमें वो किसकी बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये कंसेप्ट दिया। कई बार आपको इस तरह से भी पूछ लेंगे कि जो लर्निंग बाय डूइंग है उसकी बात कौन करते हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, Who propounded the kindergarten method, जो kindergarten method है आपका वो किसने दिया है, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो किंडरगार्टन जो पद्धति है वो किसने प्रतिपादित की है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, गार्डन, वॉटसन, अल्पोर्ट, ये आपके ऑप्शंस हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रॉबेल ने आपकी कौन सा कंसेप्ट दिया है, किंडरगार्टन मेथड का की बात की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके पहले भी प्रीवियस ईयर, मतलब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं उसमें ये पूछा गया था। 8th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड इट इज बेस्ड ऑन डैश प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इससे पहले वाला पेपर जो डिस्कस किया था उसमें ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, फ्रूड ने अपनी जो आप कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात की है, फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें से उनमें एक फ्रूड एक बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की, जिसमें फर्स्ट आ जाती है हमारी इट, सेकंड आ जाती है हमारी ईगो, एंड थर्ड आ जाती है हमारी सुपर ईगो, ठीक है। तो ये हमारे 3 इसके एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब आपको पूछा गया है कि फ्रूड की जो इड है वो कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑप्शन है सोरो, फियर, रियलिटी, प्लेजर, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्लेजर पे बेस्ड है क्या इड, ठीक है, किस पे बेस्ड है, प्लेजर पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी और बुद्धि और रचनात्मकता के बीच में क्या संबंध है, 0, नेगेटिव, पॉजिटिव और नन, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहता है। तो 9th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, 9th क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, Which stage is considered most difficult period of life, तो कौन सी आपकी स्टेज है जिसको लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड में काउंट किया जाता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड, ये आपके ऑप्शंस हैं, और आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, यहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको पूछा है डिफिकल्ट पीरियड ऑफ लाइफ कौन सी स्टेज पे रहता है, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एडोलेसेंस जो स्टेज रहती है वो हमारी मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड रहता है हमारी लाइफ का, बच्चे की लाइफ का, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन हो गया। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय, तो जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है जिसको हम कहते हैं प्रगतिशील मैट्रिक्स परीक्षण जिसको कहा जाता है, वो किसने विकसित किया था, रावेन, गिलफर्ड, टॉलमैन, टर्मन, यह ऑप्शंस दिए गए हैं।
और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राविन ने कौन सा टेस्ट दिया है? आपका दिया है प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, जो हमने सॉल्व किए हैं अभी तक पेपर, पहले हमने सॉल्व किए थे 23, 22, 21, 20। अब हमने जेबीटी के स्टार्ट किए हैं आपके 19 से, फिर 20, 21, 20 से स्टार्ट किए थे, 20, 21, फिर 22 पे आए हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 11th क्वेश्चन। तो रावेन ने कौन सा टेस्ट दिया है? आपका प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। तो नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which psychologist use nonsense syllabus as a learning material? तो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक अक्षरों का उपयोग किया है? तो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने यूज किया है इसका लर्निंग मटेरियल के लिए? कार्ल रोजर्स, विलियम जेम्स, एबिंगहस या फेस्टिंगर्स। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं एंड द राइट आंसर इज एबिंगहस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने क्या किया था, आपने साइकोलॉजी में नॉनसेंस सिलेबस यूज किया था एज अ लर्निंग मटेरियल। ठीक है, 12th का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो जो आपकी साइकोलॉजिकल लैब है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में कब एस्टैब्लिश की गई थी? तो 1920, 1916, 1911 और 1930 ये ऑप्शंस हैं और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1916। यानी आप कह सकते हैं कि 1916 में आपकी क्या की थी, पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो 13th का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When two opposing motivations arise at the same time, यानी आप कह सकते हैं कि जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक ही समय पर उत्पन्न होती हैं and want their satisfaction at the same time, और अपनी एक समय में अपनी संतुष्टि चाहती हैं, तो इस कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा? फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मोटिवेशन और स्ट्रेस। तो इसको क्या कहा जाएगा? यानी आप कह सकते हैं कि जब दो अपोजिंग मोटिवेशंस आप कह सकते हैं अराइज होती है सेम टाइम पे, ठीक है, और एक ही टाइम पे वो क्या चाहती है? सेटिस्फेक्शन चाहती है सेम ही टाइम पे। तो आप इनको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहेंगे मोटिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15th क्वेश्चन है, Who gave the theory of psychosocial development? जो साइकोसोशल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, वो किसने दिया था? किसने दिया था यह टेस्ट? बंडूरा, फ्रूड, एरिक्सन और जंग। तो साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है वो दी थी हमारी एरिक्सन ने। ठीक है, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आ गया, आपके आइडेंटिटी वर्सेस रोल मॉडल आ गया, रोल कंफ्यूजन आ गया। तो ये सब चीजें जो है वो हमारी साइकोसोशल डेवलपमेंट में काउंट होती हैं। तो ये थ्योरी दी थी हमारी एरिक्सन ने। तो एरिक्सन ने जो डेवलप की है वो की है आपकी साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस? तो किसने ये कंसेप्ट दिया था? कौन सा कंसेप्ट? कंक्रीट का, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, स्टर्न एंड टर्मन। तो किसने दिया था ये कंसेप्ट? तो ये कंसेप्ट दिया था हमारा थॉर्नडाइक ने। कौन सा कंसेप्ट दिया था इन्होंने दिया था कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस की अवधारणा की बात की थी। तो 16 का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन पे आते हैं, Which is not a personality test? तो इनमें से कौन एक पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है? तो ये जो पर्सनालिटी टेस्ट आपको ऑप्शंस में दिया है ये सभी इंपॉर्टेंट है। रोशक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पीएफ क्वेश्चनियर वेरी इंपॉर्टेंट, टीएटी यानी थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट इसको कहा जाता है, जो मुरे एंड मॉर्गन ने दिया था आपका। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिने एंड साइमन स्केल। तो इनमें से कौन सा एक पर्सनालिटी का टेस्ट नहीं है, व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिने साइमन टेस्ट, क्योंकि ये आपका कौन सा टेस्ट है? इंटेलिजेंस का। मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट है। ये सब आपके किसके टेस्ट है?
ये सब आपके पर्सनालिटी के टेस्ट हैं, ठीक है। तो इनमें से पूछा था, जो नहीं है वो है हमारा बिने साइमन का इंटेलिजेंस टेस्ट, जो है वो इसका पार्ट नहीं है। 18th क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन, यानी आप कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होती है वो एक प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन है, किसका, हेरिडिटी एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। एंड तो आप राइट आंसर इसका हो जाएगा इन्वायरमेंट, यानी हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का हम बच्चे की डेवलपमेंट पे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हेरिडिटी का भी रहता है और डेवलपमेंट दोनों का रहता है। हेरिडिटी तो आप में एक, आप कह सकते हैं कि वो आपके जन्म से ही आपके रूप में पाई जाती है, बट डेवलपमेंट जो होती है वो आपके इन्वायरमेंट से होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट आपकी हेरिडिटी से भी होगी और इन्वायरमेंट से भी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 19th क्वेश्चन है, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर मेन एस्पेक्ट्स ऑफ, यानी एक शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रियाएं और सीखने की जो परिस्थितियां रहती हैं वो एक एस्पेक्ट है, किसका मेन एस्पेक्ट है, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जो द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस एंड द लर्निंग सिचुएशन आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस, विकास एक डैश प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, लिमिटेड, कॉन्टिन्यूअस, पॉजिटिव और जनरल। तो एंड डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूस, तो डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो वॉर्म टू टर्म चलता है। आप कह सकते हैं कि जब बच्चे के गर्भ से ही उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और कब तक उसकी डेवलपमेंट चलती है, जब तक व्यक्ति की डेथ नहीं हो जाती, तो ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये आपकी चलती ही रहेगी, ठीक है। तो एक ग्रोथ आप कह सकते हैं कि एक टाइम पे आके रुक जाती है, बट डेवलपमेंट आपकी हमेशा चलती ही रहती है। सो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आप कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो बीच बीच में जो मैं बता रही हूँ कि रिपीट हुए हैं उनको आप नोट डाउन करते चलिए। तो ये भी आपका रिपीट हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। 21st क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। तो एक्सपेरिमेंट का जो आप कह सकते हैं प्रयोग परीक्षण की एक विधि है, एक्सपेरिमेंट इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग। जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो किसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, रिजल्ट्स को, हाइपोथेसिस, एनालिसिस और सब्जेक्ट्स। तो किसको टेस्ट करने के लिए आपका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछली बार, बट उसका फॉर्मेशन अलग थी, बट द राइट आंसर इज हाइपोथेसिस। जब आप किसी भी सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे रिसर्च करते हैं और आप अपने टेस्ट को प्रूव करने के लिए कि ये सही है या गलत है, तो आप क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं अपने, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं किसके हिसाब द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो क्वेश्चन पूछेगा, एक्सपेरिमेंट्स इज अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। 21st क्वेश्चन हो गया। 22nd क्वेश्चन है, on which development is Jean Piaget's theory of child development based। तो जो डेवलपमेंट है आप कह सकते हैं, जीन पियाजे की जो थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट पे बेस्ड है, तो वो किस पे बेस्ड है, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो पियाजे की बाल विकास का जो सिद्धांत है वो किस विकास पर आधारित है, तो वो आधारित है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी आप कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास पर ये आधारित है, ठीक है। तो पियाजे की तो थ्योरी आप सब जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने क्या करनी है, नोट डाउन करनी है, इसे बार बार आप पढ़िए, रिपीट कीजिए। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ये थ्योरी समझ में आएंगी, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स।
शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, आप कह सकते हैं एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है, तो वो किसके साथ प्रभावित है, तो किसके साथ इन्फ्लुएंस्ड है, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, गार्डनर ने जो अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है उस पर आप कह सकते हैं प्रभावित है, कोलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके साथ इन्फ्लुएंस्ड है, वाइगोस की सोशल कल्चरल थ्योरी उसके साथ इन्फ्लुएंस है, नन ऑफ दिस किसी के साथ भी इन्फ्लुएंस नहीं है। तो जो टीचर है वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ टास्क यूज करती है ताकि लर्निंग स्टाइल को डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स अपने लर्नर्स के दे सके, तो वो किसके साथ इन्फ्लुएंस है, द आंसर इज गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, उसमें वो क्या कहते हैं कि जिस हिसाब से एक बच्चे का इंटरेस्ट होगा उससे उस हिसाब से लर्निंग करियर पाथ चूज करने चाहिए। तो इस हिसाब से इन्होंने इसके बारे में बताया है कि एक टीचर भी अपने क्लास को एक इंटरैक्टिव बनाने के लिए इन थ्योरीज को का यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये 23rd क्वेश्चन था और राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। 4th क्वेश्चन है टू राइट डाउन द बिहेवियर्स दैट हैपन ऑन द स्पॉट इन द ऑर्डर इज कॉल्ड, यानी आप कह सकते हैं कि मौके पर होने वाले व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना खिलाता है जो एकदम से आपके कह सकते हैं कि एकदम से जो बिहेवियर रहता है ऑन द स्पॉट बिहेवियर जब रहता है तो उसको ऑर्डर में लाने के लिए उसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ऑब्जर्वेशन, नैरेटिव्स, एक्सपेरिमेंट्स। यानी जब एकदम से मौके पर जो व्यवहार को एक क्रम में लिखते हैं, एक ऑर्डर में लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है नैरेटिव्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है। 25th क्वेश्चन है लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन अ बिहेवियर विच इज रिलेटिवली, यानी सीखना व्यवहार में एक संशोधन है, यानी आप कह सकते हैं कि जो लर्निंग है वो हमारे बिहेवियर में एक मॉडिफिकेशन लाती है, तो ये रिलेटेड है, रिलेटिवली टेम्पररी रहती है, परमानेंट, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। तो जो आपकी ये आप कह सकते हैं लर्निंग है ये रहती है आपकी परमानेंट। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि लर्निंग इज अ मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज रिलेटिवली परमानेंट, यानी आप कह सकते हैं कि सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत क्या रहता है, स्थायी रहता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। 26th क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज, तो एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, लाइवलीहुड, लर्निंग राइटिंग एंड रीडिंग, लर्निंग राइटिंग एंड रीडिंग, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या रहता है, जो हमारी एजुकेशन रहती है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो वो रहता है हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का सर्वांगीण विकास। 27th क्वेश्चन है अचीवमेंट, रिलेशनशिप, पावर एंड डैश काइंड ऑफ मोटिव्स, ये जो उपलब्धि, संबंध, शक्ति है वो किस तरह के उद्देश्य हैं, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। तो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे साइकोलॉजिकल। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो अचीवमेंट्स रहती हैं, रिलेशनशिप्स रहते हैं, पावर रहती हैं एंड जो ये इस तरह के मोटिव्स रहते हैं हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव्स रहते हैं, मनोवैज्ञानिक मोटिव्स रहते हैं। 28th क्वेश्चन है भाटियाज बैटरी इज यूज्ड फॉर विच टेस्ट, भाटिया का बैटरी टेस्ट है वो किसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी और एटीट्यूड। तो आंसर हो जाएगा आपका इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का परीक्षण करने के लिए किसका यूज किया जाता है, भाटिया बैटरी टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 28 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नॉन एज, तो जो मैस्लो की थ्योरी है मोटिवेशन की वो और किस नाम से जानी जाती है, थ्योरी ऑफ ड्राइव, थ्योरी ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस और थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और राइट आंसर हो जाएगा आपका थ्योरी ऑफ नीड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें इन्होंने व्यक्ति की नीड्स के ऊपर स्टडी की है, तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो है मैस्लो की, ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली इस तरह से रिपीट नहीं हुआ है बट इसकी थ्योरी से रिपीट हुआ है।
तो आपने ये थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लेनी है। तो थ्योरी ऑफ नीड्स कहा जाता है किसको, जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है मैस्लो की, उसको इस नाम से भी जाना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, अटेंशन इज अ डैश प्रोसेस, यानी ध्यान जो है वो एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? परमानेंट, टेम्पररी, सिलेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। तो अटेंशन कौन सा प्रोसेस है? सो द आंसर इज सेलेक्टिव। सो अटेंशन इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस, ये एक चयनात्मक आप इसको प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 30th क्वेश्चन था। आज हमने जेबीटी का जून 2022 का पेपर डिस्कस कर लिया है, जिसमें आपके क्वेश्चंस रहे थे, आपके डेवलपमेंट से क्वेश्चंस रहे हैं, प्याजे से क्वेश्चंस रहे हैं, जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वहां से क्वेश्चंस रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से हर बार क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके डेवलपमेंट से आए रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में आपकी पूछी गई थी स्टेजेस से क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक पूछा गया था आपका जो भाटिया बैटरी टेस्ट पूछा गया था, तो वो पूछा गया था, यानी इंटेलिजेंस से आपका टेस्ट क्वेश्चन आए थे। इंटेलिजेंस से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आईक्यू से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। इसमें आपको बच्चे की मेंटल एज निकालनी है उसके ईयर के बेसिस पे, तो आईक्यू से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया था पियाजे की थ्योरी से। ठीक है, पियाजे से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपको मैस्लो की थ्योरी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, मैस्लो से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद फ्रूट से पूछा गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, एरिक्सन से आया था। ठीक है, एरिक्सन से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद और भी कई ऐसी थ्योरीज हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, बट यहाँ से आपको क्वेश्चंस काफी अच्छे आए थे जिनसे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इंटेलिजेंस आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, तो वो था आपका बिने और साइमन का टेस्ट जो है इंटेलिजेंस का, उससे क्वेश्चन आए थे। तो आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी से क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप कह सकते हैं इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको CCE से क्वेश्चन आया था, यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस आए थे, बट इतने डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे आपको, और इंक्लूसिव से आपको वही आए थे जो आपका IQ वाला पूछा गया था, वही। और यानी आप कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में वही काउंट हो जाएगा। पैडागोजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको, और ये थे आपके क्वेश्चंस आज के, और काफी अच्छा पेपर था। मैं कह सकती हूँ कि इजी पेपर था, इजी टू मॉडरेट था। डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको पैडागोजी से इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, तो अच्छा पेपर था। और 22 जून 2022 का पेपर था। इसके बाद अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ है, तो अभी आपका 26 नवंबर को आपका जेबीटी का पेपर है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर पेपर्स करा दिए हैं, तो इनको देखिए आप और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। तो एक बार मैं आपको दोबारा से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HPTGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इनका नॉन मेडिकल का पेपर है कमीशन का, तो उनके लिए आपका ऑनलाइन बैच जो है, सेकंड बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। ये आपका 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये बैच परचेज नहीं किया है, तो वो बैच परचेज कर सकते हैं। आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ HPTGT कमीशन आर्ट्स का 5th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। ये 28 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। सो जो भी स्टूडेंट्स ये बैच परचेज करना चाहते हैं, वो प्ले स्टोर पर जाइए और निम्बस करियर ऐप आप डाउनलोड कीजिए और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। या आपको जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, आप इस पे भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो ये थी हमारी इन्फॉर्मेशन, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।